नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्चतम न्यायालय, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में एक या दो प्रश्न अवश्य ही उच्चतम न्यायालय से पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों उन सारे तथ्यों को मैं यहाँ पे आपको आज बताने वाला हूँ जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय को पढ़ने से पहले मैं आप लोग का एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर जो एग्जामिनेशन हॉल में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दो शब्द यूज कर दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देख लीजिए, कन्फ्यूजन दूर करने का सबसे इजी उपाय मैं आप लोग को एक एक स्टेप बताऊंगा कि क्या डिफरेंसेस है। बट अगर जो सिंपल भाषा में समझा जाए तो जो उच्चतम न्यायालय है वो पूरे देश में एक ही है। ठीक है, एक से ज़्यादा उच्चतम न्यायालय नहीं है। ठीक है, और वो उच्चतम न्यायालय कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। लेकिन अगर जो हम बात करें उच्च न्यायालय के बारे में तो उच्च न्यायालय सामान्यतः हर राज्यों में देखा जाता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में यही अंतर है और एक एक करके हम लोग बहुत सारी विविधताएं हैं दोनों में। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगर जो दोस्तों हम बात करें उच्चतम न्यायालय की, ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट बनता है दोस्तों वो ये बनता है कि उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वो है दोस्तों आर्टिकल 124। ठीक है, चलिए जैसे दोस्तों मैं नोट्स यहाँ पे बनाऊंगा वैसे आप लोग नोट्स बनाइएगा। ठीक है, हम लोग नोट्स बना रहे हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में और आप लोग जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों ये नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। और देखिए जैसे दोस्तों मैं बना रहा हूँ नोट्स, प्लीज़ आप लोग वैसे ही बनाइएगा। तो गठन, ठीक है, अगर जो हम बात करें कि उच्चतम न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है तो वो है दोस्तों आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का गठन है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लिए। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया कि उच्चतम न्यायालय का जो गठन है उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। ठीक है, देखिए जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है दोस्तों वो एकहरी एवं एकीकृत है। ठीक है, जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है वो क्या है? एकहरी है। एग्जामिनेशन हाल में पूछ देता है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है, तो भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है दोस्तों वो एकहरी है और एकीकृत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकहरी है और एकीकृत है। ठीक है, न्यायिक व्यवस्था कैसी है? न्यायिक व्यवस्था भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? वो है दोस्तों एकहरी है और एकीकृत है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एकहरी है और एकीकृत है। एकहरी एवं एकीकृत। ठीक है, एकीकृत। ठीक है दोस्तों, देखिए दो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया दोस्तों? पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि उच्चतम न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? वो है आर्टिकल 124। ठीक है, भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है दोस्तों? भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? वो है एकहरी एवं एकीकृत। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे मूव करेंगे और अगला पॉइंट देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, ठीक है, से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद के पास है। ठीक है, देखिए अगर जो उच्चतम न्यायालय का गठन और उच्चतम न्यायालय का गठन उसमें कोई नई विधि इंक्लूड की जाए, ठीक है, या उसके अधिकार क्षेत्र में कुछ इधर उधर किया जाए तो ये करने का अधिकार किसको है? वो हमारी
संसद कर सकती है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं कि इनके ढांचे में परिवर्तन कर सकते हैं या इनमें कुछ सुधार या कुछ जो भी वो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो हम लोगों को करना है दोस्तों वो क्या करना है कि अगला पॉइंट हम लोगों को क्या करना है कि भारतीय संसद जो होती है विधि निर्माण शक्ति, ठीक है, विधि निर्माण शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? विधि निर्माण शक्ति, ठीक है, विधि निर्माण शक्ति वो किसके पास होता है दोस्तों? विधि निर्माण शक्ति किसके पास होता है? भारतीय संसद के पास। अब यहाँ पे भारतीय लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इंडियन पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए एक पॉइंट और हो गया कि उच्चतम न्यायालय के विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है? तो वो है दोस्तों भारतीय संसद के पास। ठीक है, तो 3 पॉइंट पढ़ लिए। आर्टिकल में किस आर्टिकल में पढ़ रही थे? हमारी संवैधानिक व्यवस्था कैसी है, और हमने पढ़ लिया कि जो उच्चतम न्यायालय में विधि अधिकार संबंधी शक्ति किसके पास है, अर्थात उच्चतम न्यायालय पर विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? तो वो किसके पास है दोस्तों? वो है संसद को। संसद चाहेगी तो विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय के कार्यों और उसके स्वरूप में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, कि उच्चतम न्यायालय में जो होते हैं एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, और कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है। 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। देखिए क्या होता है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है एग्जामिनेशन हॉल में कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, इस प्रकार से भी पूछ लेगा। या ये भी पूछ लेगा कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य कितने न्यायाधीश होते हैं। तो एक जो होता है उच्चतम न्यायालय में वो होता है मुख्य न्यायाधीश, और जो 30 होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो न्यायाधीश यहाँ पे देख लीजिए, न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीश संख्या, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? न्यायाधीशों की संख्या होती है एक मुख्य न्यायाधीश, एक जो होता है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों, और 30 अन्य न्यायाधीश, 30 अन्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आप लोग देख लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा, दूसरा पॉइंट पढ़ा, तीसरा पॉइंट पढ़ा, चौथा पॉइंट पढ़ा। ठीक है, और दोस्तों यही सारे पॉइंट एग्जामिनेशन में बनेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ बनने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए इतना आप लोग कर लीजिए। ठीक है, एक और हम बात करते हैं दोस्तों कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, एक प्रश्न और बनता है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश नियुक्ति, ठीक है, न्यायाधीश नियुक्ति की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो दोस्तों करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो करेंगे राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग बहुत आराम से और बहुत ही केयरफुली आप लोग चीज़ों को रिवाइज करिए। ठीक है, देखिए हमने पहला पॉइंट बताया था कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की गठन की बात की गई है। ठीक है, पहला पॉइंट कि उच्चतम न्यायालय का पहला प्रश्न पूछ देगा कि उच्चतम न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वो किया गया है दोस्तों आर्टिकल 124 या अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा दोस्तों यहाँ पे कि न्यायिक व्यवस्था प्रश्न पूछता है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो है इकारी एवं एकीकृत। ठीक है, भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है वो है इकारी एवं एकीकृत। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि अगर जो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत विधि निर्माण
की शक्ति उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? तो वो प्राप्त है दोस्तों संसद को, ठीक है। यानी संसद विधि बना के क्या कर सकती है? विधि निर्माण कर सकती है किसमें? उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार उसके कार्यों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हमने तीसरा पॉइंट ये पढ़ लिया। चौथा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो होता है एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। हम लोगों ने इतना देख लिया था। आगे हम लोग पांचवा पॉइंट देखे थे दोस्तों कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? वो करेंगे राष्ट्रपति। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग नोट्स बना लीजिए। मेरी गारंटी है दोस्तों कि इस प्रकार से आप नोट्स बना लेते हो तो आपको इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसको रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स बना लीजिए। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं उस तरीके से नहीं मतलब उतना अच्छे तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन अब अगर जो आप लोग नोटबुक पे इसको नोट डाउन करेंगे तो आप लोग ईजिली सारी चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए, इतना आप लोग नोट डाउन करिए दोस्तों। सॉरी, इतना नोट डाउन करिए दोस्तों, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। चलिए 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 आगे मूव करेंगे अब हम लोग, और अगले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। और अब देखिए, अभी तक तो हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिक सी जानकारी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यायाधीश के बारे में, ठीक है। न्यायाधीश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, न्यायाधीश के बारे में, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देखिए एक एक करके। तो सबसे पहला जो इसमें देखना है वो देखना है कि शपथ इनको कौन दिलाएगा, ठीक है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? शपथ, ठीक है। तो शपथ कौन दिलाएगा? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो दिलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हमने ऑलरेडी बता रखी है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे एक बार और बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? वो भी करेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इनकी आयु, ठीक है। आयु के बारे में हम लोग देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी आयु क्या होती है, ठीक है। आयु, ठीक है। आयु के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, आयु, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आयु की अगर जो हम बात करें दोस्तों तो कोई सीमा नहीं है, ठीक है। कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम आयु की सीमा है, ठीक है। अगर जो हम बात करें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि आप चाहे 30 वर्ष के हों, 35, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ठीक है। आयु जो है न्यूनतम की बात करें तो कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, ठीक है। न्यूनतम की बात करें तो कोई सीमा नहीं, लेकिन अधिकतम की बात करें, लेकिन अधिकतम की अगर जो बात करें दोस्तों तो इनकी सीमा है, ठीक है। सीमा क्या है? 35 वर्ष तक, ठीक है। सॉरी, 65 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों, 65 वर्ष तक। अगर जो ये 65 वर्ष से ज़्यादा के हो जाते हैं तो इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा या इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे हम मूव करेंगे दोस्तों कि सर्वाधिक लंबा समय, ठीक है। प्रश्न पूछता है, अच्छा चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं कि इनको हटाया कैसे जाएगा दोस्तों, ठीक है। इनको हटाया कैसे जाएगा, न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाएगा, ठीक है। न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा दोस्तों?
तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है संसद के दोनों सदन में बहुमत पारित कर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ पे हम केवल उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया कैसे जाता है। ठीक है, तो उनको हटाया जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने, देखिए यहाँ पे हम न्यायाधीश के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनको हटाया कैसे जाता है, इनको हटाया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय को कैसे हटाया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, संसद द्वारा महाभियोग लगा के। ठीक है, महाभियोग लगाकर। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, वो लगाया जाता है संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। और अंतिम निर्णय किसका होगा, अंतिम निर्णय जो होगा राष्ट्रपति का होगा। ठीक है, अंतिम निर्णय जो होगा राष्ट्रपति का होगा, अर्थात राष्ट्रपति जब अप्रूवल देगा तभी इनको हटाया जाएगा। ठीक है, संसद महाभियोग पारित करेगी, ये एक सदन से दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों सदन में अगर जो ये कदाचार, और इनको कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों, कदाचार की स्थिति पे, अर्थात ये कहा अगर जो संसद को ऐसा लगता है कि ये अपना काम भारतीय संविधान के अनुसार नहीं कर रहे हैं या कोई ये फेवर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संसद उनको हटा सकती है महाभियोग लगा के। ठीक है, अब महाभियोग का प्रोसेस आप लोग को पता ही है दोस्तों, हमने बहुत ही विस्तार से आप लोग को बताया है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट यहाँ पे और बनता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है कि सर्वाधिक लंबा, ठीक है, सर्वाधिक लंबे समय तक भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य पर बने रहे, तो ये वो बने रहे दोस्तों यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, वो कौन थे, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा दोस्तों, ये रहा 1978 टू 1985, अर्थात कितने साल रहे दोस्तों, 7 साल रहे। ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो थे वो सर्वाधिक लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे बने रहे। ठीक है, अर्थात 7 वर्षों तक वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे बने रहे। इन्हीं का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे लंबा तो हमने देख लिया, सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल किसका था दोस्तों, सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, वो थे कमल नारायण। ठीक है, कमल नारायण, ठीक है, कमल नारायण। ठीक है, कमल नारायण, ये केवल 17 दिन तक ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे बने रहे। ठीक है, कमल नारायण। तो चलिए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों, कि देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, राष्ट्रपति नियुक्ति कौन करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की, राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, वो दिलाएंगे राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आयु के बारे में, कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु कितनी होती है, तो न्यूनतम कोई सीमा नहीं होती है और अधिकतम 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष की आयु पूरा कर लेते हैं तो उनको रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया कैसे जा सकता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है दोस्तों संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, और जब संसद महाभियोग लगा देती है तो उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति जो होती है वो अनिवार्य होती है। राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो वो उनको
पद से हटा दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए सर्वाधिक लंबा समय पीरियड किसका रहा, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का रहा, जो 1978 से लेके 1985 तक कार्यरत रहे। और अगर हमने फिर से देखा कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, वो रहा कमल नारायण का, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए, फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों योग्यताओं के बारे में कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी योग्यताएं क्या होती हैं, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और दोस्तों अगर जो आप लोग एक कमेंट कर देते हो, एक लाइक कर देते हो, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों न्यायाधीश के लिए योग्यताएं, ठीक है। न्यायाधीश योग्यताएं, ठीक है, कि भारत के न्यायाधीश होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए योग्यता के लिए तो देखिए दोस्तों सबसे पहला आपको पता ही होगा कि भारत का नागरिक हो, ठीक है। भारत का नागरिक, ये तो हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत का नागरिक, ठीक है। दूसरा जो बनता है दोस्तों कि राष्ट्रपति की नज़र में वो उच्च कोटि का ज्ञाता हो, ठीक है। राष्ट्रपति की नज़र में विधि का ज्ञाता हो, यानी कानून का क्या हो, ज्ञाता हो, राष्ट्रपति की नज़र में। तीसरा जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो ये बनता है कि 2 या 2 से अधिक न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। 2 या 2 से अधिक न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक वो क्या रहा हो, न्यायाधीश के पद पे रहा हो, ठीक है। 2 या 2 से अधिक न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, ठीक है। न्यायाधीश रूप में काम कर चुका हो, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट बनता है कि वो 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में काम की। एक और एलिजिबिलिटी है कि 10 वर्षों तक अधिवक्ता, 10 वर्षों तक किसी न्यायालय में अगर जो अधिवक्ता के लिए अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, ठीक है। अधिवक्ता के रूप में क्या किया हो, काम किया हो, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे और आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैं लिखवा रहा हूँ, चलिए देखिए आप लोग एक चीज़ समझ रहे होंगे दोस्तों। चलिए एक नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत नहीं कर सकता, ठीक है। जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो अवकाश उसको मिल जाए तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है। अवकाश प्राप्ति के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है।
वो क्या कर सकता है, वकालत नहीं कर सकता है। अवकाश एक बार अगर जो उसको अवकाश ले लेता है तो कहीं भी वो क्या करेगा कि वकालत नहीं कर सकता है भारत के किसी भी न्यायालय में। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि दो या दो से अधिक न्यायालय में 5 वर्षों से अधिक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हो। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजिली क्राइटेरिया है। बहुत ऐसे न्यायाधीश होते हैं जो क्या करते हैं, इस एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये देख रहे हैं कि 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में हो। ठीक है, यानी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इन दोनों पॉइंट और इसके भारत का न्यायाधीश, भारत का नागरिक, ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करने के, अगर जो तीनों क्राइटेरिया की बात की जाए तो ये तीनों क्राइटेरिया बहुत सारे न्यायाधीश और अधिवक्ता फॉलो करते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि राष्ट्रपति के नज़र में विधि का ज्ञाता हो। ठीक है, राष्ट्रपति के नज़र में विधि का उच्च ज्ञाता हो। ठीक है, राष्ट्रपति की नज़र में होना चाहिए उच्च ज्ञाता। ठीक है, किसका, विधि का, यानी संविधान का उच्च ज्ञाता होना चाहिए राष्ट्रपति की नज़र में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं अंत करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।